चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी टारगेट कॉस्टिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेबी क्वेश्चन है, फटाफट देख के फिनिश करते हैं इसको। टारगेट कॉस्टिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 पर यूनिट। ये कंपनी आप जो है बी कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचती है 1000 रुपए पर यूनिट पे। ये इस समय इसका करंट सेलिंग प्राइस है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स सेलिंग प्राइस 15% से कम करने वाले हैं, तो मार्केट ड्रिवन सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। बी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस बाय 20%। और बी जो है वो खुद मार्केट में बने रहने के लिए सेलिंग प्राइस को 20% घटाने की सोच रहा है। एक सेकेंड, इसका मतलब प्रपोज, यहीं पे लिखूंगा मैं, प्रपोज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 रहेगा या इसमें 20% घट के इसका 80% ही रह जाएगा। तो 1000 का 80% ही रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 800 रुपए ही सेलिंग प्राइस रह जाएगा पर यूनिट। एंड एक्सपेक्ट्स दैट द प्रेजेंट वॉल्यूम, अभी प्रेजेंटली वॉल्यूम ऑफ 1.5 लाख यूनिट्स पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख। मैं लाइन को फिर से पढ़ देती हूं। B wants to respond aggressively by cutting prices by 20% and expect that present volume of 1,50,000 units per annum will increase to 2 lakh। मतलब आपका सेल्स वॉल्यूम जो है प्रपोज्ड वाला वो बढ़ जाएगा। करंट ये है, करंट वॉल्यूम ये है और ये प्रपोज्ड वॉल्यूम है, 2 लाख हो जाएगा। मतलब अगर आपने सेलिंग प्राइस घटाया, बी लिमिटेड ने सेलिंग प्राइस घटाया तो उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। B wants to earn a target profit of 10% target profit on sales। B को मुनाफा कितना चाहिए, 10%। बिल्कुल सही जा रहा है ये बी लिमिटेड। बी लिमिटेड अच्छे से जानता है कि मार्केट का सेलिंग प्राइस पहले डिसाइड करो, प्रॉफिट कितना चाहिए वो डिसाइड करो, फिर बचे हुए पैसे में ही आपको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उतनी ही टारगेट कॉस्ट में आपको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन ये इन सब इंफॉर्मेशन के बेस्ड ऑन ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, देखिए जरा, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो भी चल रही है, करंट एंड टारगेट जो हमने रखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बता रखे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो है 22,500 इस समय, और हर एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में खर्चा आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का 80 रुपए पर ऑर्डर। जब हम टारगेट उसमें जाएंगे, मतलब जब हम 2 लाख वॉल्यूम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स सिर्फ कम करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करेंगे तो उस पर ओवरहेड्स भी कम एलोकेट होंगे, खर्चा भी कम होगा। टेस्टिंग आवर्स, प्रोडक्ट को जो टेस्ट करने के आवर्स है वो 45 लाख है अभी करंटली। हम 30 लाख घंटों में ही सारा टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टेस्टिंग एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, दिस इज बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। एक्टिविटी ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा खर्च होगी। जितना हो सके एक्टिविटीज आपको कम करनी पड़ती है, जिन एक्टिविटीज पे कॉस्ट इनकर होती है। यूनिट्स रीवर्क्ड, कई सारे यूनिट्स खराब हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। अभी करंटली 12,000 यूनिट्स खराब होते हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है यूनिट ज्यादा खराब हों, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। हर एक यूनिट को रीवर्क करने में 100 रुपए का खर्चा है, हर घंटे टेस्टिंग करने में 2 रुपए का खर्चा। ओके, ये खर्चा पर यूनिट नहीं है, ये खर्चा पर यूनिट नहीं है, ये पर एक्टिविटी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब ये सारे खर्चे जो हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स किन किन कारणों से होते हैं, उन कारणों को आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने में खर्चा होता है, यूनिट्स को रीवर्क दोबारा से ठीक करने में खर्चा होता है, उसके हिसाब से ही ये कॉस्ट ड्राइवर्स बनाए गए। जिन कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है, आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जिन कारणों से खर्चे उत्पन्न होते हैं। ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से खर्चे हो रहे हैं। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एज फॉलोज। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, 2 लाख जो वॉल्यूम आप बनाने का सोच रहे हैं उसके ऊपर ये और भी खर्चे होंगे जो अभी तक नहीं हो रहे थे। रिसर्च एंड डिजाइन 50 रुपए पर यूनिट है ये। मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के नाम पे ये अदर खर्चे होंगे, 180 रुपए का ये खर्चा बैठेगा टोटल। रिक्वायर्ड हमसे क्या चाहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट करें आप
टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए पर यूनिट, एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शोइंग द ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब एक यूनिट को बनाने का टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए वो निकालिए, फिर टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए पूरे 2 लाख यूनिट्स की ब्रेकअप के साथ। मतलब कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाओ, कौन कौन सा खर्चा कितना कितना होना चाहिए 2 लाख वॉल्यूम को बनाने में। सबसे पहले तो मैं टारगेट कॉस्ट निकालना चाहती हूँ। टारगेट कॉस्ट क्या होती है? कुछ नहीं है, मैंने तो आपको साफ बताया था टारगेट कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस पता लगाइए, कितने पे मार्केट में आप बेचने की सोच रहे हैं या मार्केट में लोग खरीदेंगे, इसे असर्टेन कीजिए। फिर आपका टारगेट प्रॉफिट क्या है वो असर्टेन कीजिए। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो ये आपका टारगेट क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। सीधी बात बोलूं, सेलिंग प्राइस में से आप टारगेट प्रॉफिट जो आपको चाहिए वो माइनस कर दीजिए, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। मैं इसको यहाँ पे आपको फटाफट करके दिखा देती हूँ। 2 मिनट का आंसर है ये, ठीक है। देखिए जरा, आंसर नंबर 6 है ये। देखिए हाँ जी, देखिए जरा, टारगेट कॉस्ट कंप्यूटेशन, टारगेट कॉस्ट कंप्यूटेशन हाँ जी, देखिए जरा, टारगेट कॉस्ट कंप्यूटेशन करना है पर यूनिट, यहां पे लिख लीजिएगा पर यूनिट है ये कंप्यूटेशन। थोड़ा सा ना आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़े से ना मेरी लाइनें टेढ़ी बनती हैं, स्केल के बिना हम पढ़ाते वक्त बना रहे होते हैं। कई टीचर्स की तो बहुत ही सुंदर बनती हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे स्केल से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जरा, क्या हमारा टारगेट कॉस्ट होना चाहिए। सबसे पहले आप टारगेट निकालिए, आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना है। सेलिंग प्राइस आपका कितना रहेगा? मार्केट में ऑलरेडी आप कितने पे बेच रहे थे? 1000 पे बेच रहे थे, और इसमें से आप लेस कर देंगे 20%, दैट इज 1000 का आप निकालेंगे 80%, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 800 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। इसमें से आप माइनस करें जो आपका टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो कर देती हूँ फॉन्ट। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि अब आप आने वाले वक्त में प्रॉफिट 10% का सोच रहे हैं ऑन सेल्स। अब आपकी सेल्स कितनी है? 800 रुपए। सो 800 रुपए के 1000 मत ले लेना, 800 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर आप 10% प्रॉफिट मार्जिन सोच रहे हैं। मैम ये कहां लिखा हुआ है? ये अभी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, देख लीजिए। 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ये आ गया आपका 80 रुपीज। आप 80 रुपीज यहां से माइनस करेंगे और आपका यहां पे निकल के आ जाएगा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट इज कमिंग आउट टू बी 720 रुपीज। ये है पर यूनिट। अब हमें इसका ब्रेकअप दिखाना है यूनिट्स वाइज में, मतलब 2 लाख वॉल्यूम को बनाने में क्या टारगेट कॉस्ट खर्च होती है, तो वो देखिए जरा। यहां पे देखिए, अगेन स्लैब हम बनाएंगे इसके अंदर। आपके पास सबके पास क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस निकाल लेना, क्योंकि उसी की फिगर्स यूज करेंगे हम लोग। देखिए जरा, अब हम निकाल रहे हैं टारगेट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम बनाने की सोच रहे हैं आप लोग? 2 लाख यूनिट्स, उसी को ध्यान में रख के आप बनाएंगे। इसमें आप 2 कॉलम्स बना लीजिए, ये पर यूनिट वाला कॉलम है और ये टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहला खर्चा जो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो वो दे रखा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो बैठने वाली आने वाले टारगेट में वो है 3। देखिएगा, याद रखिएगा, सारी की सारी कॉस्ट मेरी पर यूनिट 720 निकलेगी, और 720 को मैं 2 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो टोटल मेरी टारगेट कॉस्ट निकलेगी। इसी का ब्रेकअप दिखा रही हूं मैं, ठीक है। सो यहां पे आइए जरा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 385। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 385। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट 2 लाख यूनिट से, क्योंकि 2 लाख यूनिट्स आप करने वाले हैं। 385 इंटू 2 लाख,
So this is coming out to be 70. अच्छा सॉरी, एक सेकंड, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे हमें पूरे 2 लाख का निकालने की जरूरत नहीं है, आप पर यूनिट कंप्यूटेशन करके भी दिखा सकते हैं और 2 लाख से मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वैसे बुक वाले ने नहीं मल्टीप्लाई कर रखा, उसने ना टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखा दी और इसी का ब्रेकअप दिखा दिया है 385 पर यूनिट में, लेकिन मैं इसको 2 लाख यूनिट्स के लिए भी दिखा रही हूं, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी क्वेश्चन में कम है थोड़ी सी। आइए आगे देखिए जरा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद क्वेश्चन में दे रखा था डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है 50 रुपए, 50 रुपीज। इस 50 रुपीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से 2 लाख यूनिट से, 50 into 2 lakh units. So this is again coming out to be, ठीक है, 100 lakhs. Then again coming back to question, direct machining cost. डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है, ये सारी पर यूनिट दे रखी है। मशीनरी कॉस्ट 60 रुपीज प्रपोज करे, 60 रुपीज। बुक वाले ने आपका खाली यही चार्ट ना रखा है, मैं टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड वॉल्यूम को ध्यान में रखकर उसने कहा ब्रेकअप दे दो, मैं टोटल में भी दिखा रही हूं, ठीक है। तो 60 रुपए अगेन 2 लाख यूनिट्स बेचोगे तो ये आ जाएगा 120 लाख। इसके बाद आपकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है पर यूनिट, प्रपोज के लिए 495। डायरेक्ट आप लिखते जाइएगा फटाफट, ठीक है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक चीज बताऊं मैं आपको, कॉस्टिंग के अंदर ना क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे आपको, जैसे एसएफएम में इन सब में मिलते हैं। कॉस्टिंग में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं मिलेगा इसमें। यह है आपका 990 lakhs विच इज 9 crore 90 lakhs। यह आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। अब इसमें हम लोग ओवरहेड्स, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट थी, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब खास बात देखिए जरा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहां पे देखिए। अब क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या पर यूनिट दे रखे हैं ये, या ये एक्टिविटी दे रखी है? ये एक्टिविटी दे रखी है जिसके ऊपर खर्चा होता है, कितना होता है वो बता रखा है, ठीक है। टारगेट जो आपने सोचा है उसके हिसाब से 21,250 ऑर्डर्स का प्रोसेसिंग होगा। हर ऑर्डर पे 80 रुपए का खर्चा होगा, मतलब 2 लाख यूनिट्स को बनाने में 21,250 ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग होगी 80 रुपए के हिसाब से। सो अगर मैं पहला खर्चा जोड़ू इसके अंदर, विच इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट कह लें, ऑर्डरिंग कॉस्ट कह लो या रिसीविंग कॉस्ट जो भी है, इसमें खर्चा कितना होगा उसकी वर्किंग में यहां पे भी दिखा सकती हूँ, इनर कॉलम में भी दिखा सकती हूँ। 21,250 इंटू 80 रुपया पर ऑर्डर। अब ये जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है हम देखें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 21,250 इंटू 80, ये आया आपका 17000, सॉरी दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, ये 17 लाख आया, ठीक है। 17 लाख का खर्चा होगा 2 लाख यूनिट्स को बनाने में। अब मुझे पर यूनिट भी दिखाना है तो 17 लाख के खर्चे को मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 लाख के यूनिट से, तो ये आ जाएगा मेरा 8.5 रुपीज का खर्चा होता है पर यूनिट। 80 रुपए जो खर्चा था वो था पर ऑर्डर, ये है पर यूनिट, और ये है 2 लाख यूनिट्स का खर्चा। समझ आई आपको बात? इस तरह से आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है। यहाँ पे देखिए सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, चलिए सेकंड खर्चा देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। जिस एक्टिविटी पे खर्चा होता है वो एक्टिविटी है टेस्टिंग करने की। 30 लाख का खर्चा होगा आने वाले वक्त में, सॉरी 30 लाख का नहीं, 30 लाख आवर्स टेस्टिंग की जाएगी और हर घंटे को टेस्ट करने में 2 रुपए का खर्चा होगा। सो अगर मैं यहां मेंशन करूं, ये कॉस्ट मेंशन करूं अगर मैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 लाख घंटों का 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से
ये बैठ जाएगा आपका 60 लाख का खर्चा। और इस 60 लाख के खर्चे को मैं पर यूनिट में भी दिखाऊंगी। डिवाइडेड बाय 2 लाख, सो 30 रुपीज का खर्चा आपका पर यूनिट भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही तीसरा एक इनडायरेक्ट खर्चा और भी है, यूनिट्स रीवर्क, रीवर्किंग कॉस्ट। उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं। रीवर्क कॉस्ट, दिस इज योर थर्ड एक्सपेंस, थर्ड इनडायरेक्ट खर्चा जो दे रखा है कितना। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चंस पे जा रही हूं वापस, तो कितने यूनिट्स पे रीवर्किंग करनी पड़ेगी प्रपोज्ड वॉल्यूम को बनाते समय? 13,000 यूनिट्स को रीवर्क करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा दोबारा से। हर यूनिट को रीवर्क करने में 100 रुपए का खर्चा होता है। सो 13,000 इंटू 100, सो ये आएगा आपका 130 लाख का खर्चा होगा। और पर यूनिट की बात अगर हम करें, सॉरी 13,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ गया आपका 6.5 रुपीज का खर्चा पर यूनिट होगा आपका। ये है इनडायरेक्ट खर्चे। तो आपका अगर मैं यहां पे जोड़ूं टोटल कितना मैन्युफैक्चरिंग खर्चा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ के, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगी। अगर आप यहां से जोड़ेंगे 385, 50, 60, 495, 8.5, 30 रुपीज, 6.5, तो ये आपका करीबन, मैं अगर थोड़ा सा देखूं यहाँ पे, तो ये आपका निकल के आ रहा है पूरा का पूरा 540। अच्छा, अगर मैं इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ूं तो ये 45 आ रहे हैं। ये टोटल ओवरहेड्स हैं और ये मिला के आपका यहाँ पे आ रहा है 540 का खर्चा ये। और 540 को खर्चा जो है आपका, अगर बाकी खर्चों से वो कर देंगे 2 लाख यूनिट से कर देंगे, या 2 लाख, ये सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो ये आपका 108, काफी सारा आ गया। ये कितना आ रहा है टोटल का कॉलम हम ना भी बनाते तो ठीक था। वैसे ऐसा नहीं, क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में सारे खर्चे हो गए, 2 खर्चे और भी बचे हुए, रिसर्च एंड डिजाइन का और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस का खर्चा भी बचा हुआ है। और ये खर्चा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम पे ही होना था, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग खर्च के नाम से जो नाम दे रखा है, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितनी दे रखी है देखिए जरा, ये दे रखी है रिसर्च एंड डिजाइन 50 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज पर यूनिट को 2 लाख से, देखो भाई ऐसा है, मैं तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है 50 इंटू 2 लाख इज वेरी इजी, बट फिर भी मेरी जीरोस गड़बड़ हो जाती है। मैं थोड़े से इस मामले में गड़बड़ी करती हूँ, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर पे करके चेक करती हूँ। कई बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो इंस्टेंटली लिख लेते हैं। 130 रुपए का खर्चा दे रखा है पर यूनिट, 130 को भी मैं फटाफट मल्टीप्लाई करती हूँ, 130 इंटू 2 लाख यूनिट्स, तो ये आ रहा है आपका 260 लाख, ये खर्चा भी हो गया। अब अगर हम आपकी टोटल कॉस्ट देखें, यहाँ पे फुल प्रोडक्ट कॉस्ट देखें कितनी आ रही है, फुल प्रोडक्ट टारगेट कॉस्ट जो आपने सोची, तो अगर आप ये सारे खर्चे जोड़े हैं कैलकुलेटर में, याद रखिएगा टारगेट कॉस्ट मेरी जो थी, जो मैंने पहले निकाल रखी थी, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 720 थी, यही निकल के आनी चाहिए। 540 का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इसमें 540 का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 50 प्लस 130, तो ये आपका आ गया 720 रुपया, जो क्वेश्चन में पहले से इसका ब्रेकअप दे रखा था। ठीक है, और यही कॉस्ट आपकी जो है 2 लाख यूनिट्स के ऊपर है पूरी की पूरी। ठीक है, ये आपकी टोटल टारगेट कॉस्ट दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर एक और चीज पूछी गई है, वो क्या पूछी गई है देखिए जरा, प्रिपेयर टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इस प्रोडक्ट को बेचने पे क्या टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मतलब ब्रेकअप में दिखाओ। तो ऐसा है कि भाई हमने तो ऑलरेडी टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्यों, क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्यों क्वेश्चन में ये वाला कॉलम इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो इसको सेकंड पार्ट में बनाने वाला था। अब मैं सेकंड पार्ट में इसको दोबारा से बनाऊंगी तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में खाली इतना बना रखा था। सेकंड पार्ट में प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से ये सारी कॉस्ट माइनस करके डिटेल में दिखाइए। हम इसी को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, बहुत सिंपल है।
आपने सारी कॉस्ट ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें टारगेट प्रॉफिट मार्जिन जोड़ सकते हैं, जो आप लेके चल रहे थे 80 रुपीज पर यूनिट, यस और नो। 80 रुपीज पर यूनिट लेके चल रहे थे ना, तो 80 रुपीज पर यूनिट में अगर आप देखेंगे, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात की ना उन्होंने, अगर इस स्टेटमेंट को मैं आगे कंटिन्यू करूं, यहां से मैं हटा रही हूं, अगर मैं इसे यहां से आगे कंटिन्यू करूं तो देखिए जरा, फुल प्रोडक्ट, या मैं यहां से शुरू करूं, सेल्स रेवेन्यू की बात करें अगर हम लोग, तो सेलिंग प्राइस ये पर यूनिट है, ये टोटल कॉलम है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो सेल्स रेवेन्यू कितनी आएगी, आप 800 रुपए में एक यूनिट बेचने वाले, 800 इंटू 2 लाख यूनिट्स, तो आपका ये करीबन 1600 लाख में बिकेगा ये सब माल, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, टारगेट वाला जो कितना दे रखा है आपको, ₹80 आपने प्रॉफिट मार्जिन प्लान किया था, 80 इंटू 2 लाख यूनिट्स, सो ये आया आपका 160 लाख। इसको अगर आप माइनस करेंगे 1600 लाख में से, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1440, ये आपका टारगेट कॉस्ट आ रही है। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, इसमें हमने ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको चीजें क्या ध्यान देनी है, सुनिएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में यहां पे आपको थोड़ा सा रिवर्स करना है। आंसर यही है, रिवर्स क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैं यहाँ पे शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो प्रेजेंटेशन दिखा चुकी हूँ। आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में लास्ट में प्रॉफिट निकल के आना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप पहले रेवेन्यू लिखेंगे जो आपका 1600 लाख आया है, इसके बाद जितना ये कॉस्ट थी ना बच्चों, ये दोबारा अभी हम लिख नहीं रहे हैं, ये जितनी हमने कॉस्ट जोड़ी थी सारी की सारी, यहां से लाइन शुरू होगी, इसमें से आप यहां से माइनस करेंगे कॉस्ट। सबसे पहले आप डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में आप ये सारी कॉस्ट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की टोटल सारी माइनस करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट, फिर अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो सारी माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 160 लाख। इसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोलेंगे। क्योंकि मैं सारी कॉस्ट पहले ऑलरेडी एक लाइन में लिख चुकी हूं, तो मैंने दोबारा नहीं लिखा है अभी। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इस तरह से बनाएंगे आप। यहां तक समझ आई बात? चलिए आप फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी से, मैं शीट्स लगा देती हूँ, और अगर लिख चुके हैं तो आगे स्क्रीन को आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा, मैं शीट्स लगा रही हूं, स्क्रीन को बड़ा कर देती हूं। फटाफट कॉपी करिए, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये वाला, ठीक है। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन ही आने वाला, टेंशन मत लीजिए आप। शीट चेंज कर रही हूं मैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए। शीट चेंज कर रही हूं मैं। स्क्रीन को पॉज करो बच्चों और कॉपी कर लो। शीट चेंज कर रही हूं मैं, स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। ये मैंने आपको स्लाइड यहाँ पे कि इस तरह से मैंने लिख दिया, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन में ऐसा होगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगी और तब प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट का पूरा स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 7th क्वेश्चन, निकाल लीजिए उसको फटाफट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा कुछ खास इसमें एज सच नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस में कवर होता है। देखिए जरा 7th क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए सीधा क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन जो पूछेगा उसको हम कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं। इसमें टारगेट कॉस्टिंग को लेकर वर्ड यूज हुआ है, बट एज सच टारगेट कॉस्टिंग का कोई खास कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। Desktop company manufactures and sells 7500 units of a product. कंपनी कितने यूनिट्स बेच रही है? 7500 यूनिट्स। द फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100। इस समय फुल कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स सारी कॉस्ट मिला के 100 है। द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख। कंपनी ने कुछ इस तरह से सेलिंग प्राइस फिक्स किया हुआ है, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट हमको पहले से ही पता है कितनी है, 100 रुपए। कह रहा है प्रॉफिट कुछ इस तरह से डाल रखा है, सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से फिक्स कर रखा है कि मुनाफा जो हमको हो वो हो 20% रिटर्न हमको मिलनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट 9 लाख के ऊपर। अगर मैं यहीं पे कंप्यूट करूं, ऐसे ही दिखाऊं मैं, 9 लाख के ऊपर कितना बोल रहा है? 20%। 20% बनता है 1,80,000 का हमको मुनाफा होना चाहिए। कितने यूनिट्स को बेच के? 7500 यूनिट्स को बेच के। 7500 यूनिट से डिवाइड करूं तो एक यूनिट पे हमें 24 रुपए का मुनाफा होना चाहिए। इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखा है। जब मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रही होती हूं तो उसको मैं मैथमेटिकली टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूं। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड, क्या क्या कंप्यूट करना हमारे को देखें जरा। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव। सेलिंग प्राइस ढूंढ के बताइए जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है। ऑल्सो कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट। पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालूं। सेलिंग प्राइस तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, फिर भी मैं निकाल देती हूं, दोबारा दिखा देती हूँ प्रेजेंटेशन में। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मैं लिख रही हूं आंसर, फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, आंसर नंबर 7। सेलिंग प्राइस कितना होगा? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला उसने? उसने कहा है प्रॉफिट शुड बी हाउ मच। अगर प्रॉफिट कितना बोला उसने बोला है इट शुड बी 20% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख। सो 9 लाख रुपीस के ऊपर अगर आप 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1,80,000 रुपए का आपको मुनाफा होना चाहिए। अब अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, यहां पे ऐसे लिखूं मैं, सो प्रॉफिट कितना बनता है मेरे को पर यूनिट कमाना चाहिए? पर यूनिट जो मेरा टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का पर यूनिट, वो होना चाहिए 1,80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। करीबन 7500 यूनिट्स को बेच के तो एक यूनिट पे 24 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। फुल कॉस्ट, फुल जो मेरी टारगेट कॉस्ट है वो है 100 रुपया। तो अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 124 रुपए। देखो बच्चों, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये मैं आपको समझाई थी प्रेजेंटेशन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीडलेस टू से यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे और यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा इन रुपीस, ठीक है। जितनी हो सके प्रेजेंटेशन SCM हो SFM हो प्रैक्टिकल पेपर्स में टेबुलर फॉर्मेट में आंसर पेश करना चाहिए हमको। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आधा हिस्सा था। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था कि सेलिंग प्राइस तो कैलकुलेट करो, ऑल्सो कैलकुलेट मार्कअप परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट है हमारा ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कॉस्ट के ऊपर ये कितना प्रॉफिट बैठता है परसेंटेज में। कितना प्रॉफिट बैठता है? 24 रुपए। कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। तो कह रहा है बताइए कॉस्ट का ये कितना हिस्सा है। सो इसका भी आंसर निकाल देते हैं। ये देखिए जरा, मार्कअप परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मतलब 24 रुपया प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना हिस्सा है। कॉस्ट का, कॉस्ट 100 रुपए की है, 100 रुपए में 24 कितना हिस्सा है? ऑब्वियसली
परसेंटेज में निकालेंगे तो 24% है। इसका मतलब आपका जो मार्कअप है, मैं ऐसे बोलूं, प्रॉफिट इज 24% ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉपी भी करते जाइए साथ साथ में। क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। स्क्रीन को बड़ा कर देती हूं। चलिए आगे देखिए जरा। क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड पार्ट में, इफ द सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड अबव, अबव हमने सेलिंग प्राइस कितना निकाला था, 124 रुपए, रिप्रेजेंट्स, ये 124 रुपए रिप्रेजेंट करता है अ मार्कअप ऑफ, मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर 100% है तो उस पर 40% प्रॉफिट है। इन दोनों को जोड़ के ये सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है। दोबारा पढ़ू लाइन को, इफ द सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड अबव रिप्रेजेंट्स, ये 124 रुपए रिप्रेजेंट करता, मतलब 124 रुपए इज इक्वल टू मार्कअप ऑफ, मतलब प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% ऑन सेल्स नहीं, 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखिए जरा सेकेंड पार्ट में, कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपने जो ऊपर कैलकुलेट किया 124 रुपए, इट रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40%, मतलब ये जो प्रॉफिट है आपका वो है 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट अगर 100% है तो ये 100% का 40% है, तो 124 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 140%। मतलब सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट कितना, 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट को 100 लेंगे, जिसके ऊपर आप परसेंटेज निकालते हैं वो पूरा 100% होता है। तो ये 100%, उसका ये 40% हिस्सा, तो ये इसका मतलब ये दोनों मिलकर 140% हो गए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस, और कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट सर्टेन करो, तो निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल है, हमें 100% वाला हिस्सा निकालना है। हमारे पास 140% वाला हिस्सा है, 124 रुपया रिप्रेजेंट 140%, तो 100% कितना, वेरी सिंपल, इसका निकाल लेते हैं अभी। 124 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, so this is 88.57, which is 88 variable cost is 88.57, which is equal to rupees 89। ₹89 वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई है आपकी। बेसिकली वो कहना चाह रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जितना है उसका 40% मिला के ये सेलिंग प्राइस बनता है आपका। ठीक है, 89 वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी। अब आगे देखिए जरा, कैलकुलेट द कंपनीज इनकम। इनकम कैलकुलेट करना है, क्या होता है इनकम, प्रॉफिट होता है ना। इनकम का मतलब कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इनकम का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है। इनकम का मतलब कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, हाँ जी देखिए जरा, सॉरी देखिए जरा, कैलकुलेट कंपनीज इनकम इफ इट हैड चेंज द सेलिंग प्राइस टू 115
कंपनी की इनकम का मतलब प्रॉफिट भी होता है, कंपनी की इनकम का मतलब कंट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। सो क्योंकि अगर आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा, तो अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए बस ट्रैक से हट के बता रही हूँ, क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग के बेसिक्स बार बार डिस्कस भी करने पड़ते हैं। कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मान लो कंपनी 3 प्रोडक्ट बेचती है, तीनों प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तीनों प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट्स से पहले रेवेन्यू कंप्यूट होता है, तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने की अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो माइनस होती है, तीनों प्रोडक्ट से जो कंट्रीब्यूशन आता है उसे इकट्ठा किया जाता है, और फिर एक साथ क्या पे की जाती है, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तीनों पे इनकर हो रही होती है। इसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं योगदान। योगदान का मतलब यह है कि हर प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से योगदान दे रहा है फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए। इस योगदान को इकट्ठा करने के बाद ही फिक्स कॉस्ट पे की जाती है। अब ये योगदान जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर को बेच के, जो प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, हम कहते हैं वो प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिशियल या मुनाफेदार है हमारे लिए। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाए और कौन सा प्रोडक्ट ना बनाए, प्रॉफिट कंप्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप फिक्स कॉस्ट पे कर चुके होंगे, और फिक्स कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट्स में बटी हुई नहीं होती है, अपोर्शन्ड नहीं होती है। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ से ज्यादा मुनाफा ही कंपनी को आएगा। तो हेंस इनकम जब हम बोलते हैं तो इनकम कैन बी टर्म्ड एज प्रॉफिट, इनकम कैन बी टर्म्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। नाउ अब मैंने इतनी बहस क्यों करी वो सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट कंपनीज इनकम इफ इट हैड चेंज द सेलिंग प्राइस टू 115। अगर ये सेलिंग प्राइस 115 पे ले आता है कंपनी की इनकम, बताइए कंपनी की इनकम क्या होगी अगर कंपनी सेलिंग प्राइस 115 पे ले आए। हमारी सेलिंग प्राइस क्या चल रही थी, 124, कह रहा है सेलिंग प्राइस 115 पे लाना है, बाकी मत चेंज करो। एट दिस प्राइस कंपनी वुड हैव सोल्ड 6750 यूनिट्स। ओके, अब ध्यान सुनना, कह रहा है कंपनी की इनकम क्या हो जाएगी अगर उसके सेलिंग प्राइस चेंज होकर आ जाए 115 पे, और यूनिट्स वॉल्यूम जो है वो हो जाए 6750 यूनिट्स ही बिक पाए। ये हमारा प्रपोज्ड है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, हमारा एग्जिस्टिंग क्या था? एग्जिस्टिंग हमारा था कि हम 124 रुपए का बेचते हैं और हम लोग करीबन 7500 यूनिट्स बेचते हैं, ठीक है। अब क्या आपको फिक्स कॉस्ट कुछ पता है? नहीं पता, आपको सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट पता है, ठीक है। मैम फिक्स कॉस्ट निकल तो जाएगी, फिक्स कॉस्ट निकल लेते ना, सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूं, देखो जरा, बहुत सिंपल सा है। मुझे बताइए हमारी कंपनी के कंट्रीब्यूशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं फ्रेश पेज पे लिखूं एक बारी, एक सेकेंड, देखिए जरा, प्रेजेंटेशन बेटर आ जाएगी। देखिए ये मैं यहां पे लिखती हूं एग्जिस्टिंग फिगर, ठीक है, एग्जिस्टिंग फिगर लिखती हूं, और ये मैं लिखती हूं प्रपोज्ड। अब देखिए जरा, क्या सेलिंग प्राइस हमारा एग्जिस्टिंग था 124 और हम कितना प्रपोज करें 115। कितना यूनिट्स या सेल हो सकता है वॉल्यूम? एग्जिस्टिंग में 7500 यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग, और यहां पे हमारा 6750 यूनिट्स ही बिक पाएंगे आने वाले समय में। मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बदल रहा, दोनों इस सिचुएशन में 89 रुपीज है। 89 रुपीज में हम कहां से आया, यहां से आया 89 रुपीज। हमारा सेलिंग प्राइस बदल रहा है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो चीजों को बनाने का वही रहने वाला 89। मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास बचेगा पर यूनिट। 124 में से 89 गया तो कितना बचेगा बताइए जरा। 124 में से 89 गया तो ये बचेगा 35 रुपीज का कंट्रीब्यूशन यहां बचेगा। 115 में से 89 माइनस करूं तो ये बचता है 26 रुपए। ये मेरा इनकम पे प्रभाव पड़ेगा पर यूनिट। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करूं, मैं आपको समझाती हूं मेरे प्रॉफिट पे कितना मुनाफा पड़ने वाला है। अगर मैं इस पे 26 में से मैं करूं उसको मल्टीप्लाई, इसको 35 और 26 को यूनिट से,
सो 35 इंटू 7500 ये आया आपका 2,02,6500 एंड 26 इंटू 6750 1,07,550। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रही थी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है और आने वाले वक्त में मार्केट में कंपटीशन की वजह से हम सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो 115 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यूनिट्स भी कम बिक रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो रहा है। कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, नो, ना वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है ना फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। अब मैं आपसे पूछती हूँ मेरी इनकम मेरे प्रॉफिट पे कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे ऐसी एक बात बोल रही हूँ, मान लीजिए मेरी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपए थी तो वो तो चाहे आज हो या चाहे कल हो वो तो सेम ही जाने वाली है, तो जितना डिफरेंस यहां पे है उतना ही डिफरेंस आगे भी रहेगा। क्या कहना चाह रही हूं मैं दिखाती हूं आपको। मैं एक्चुअली बच्चों क्या है ना, मेरे को फिक्स कॉस्ट तो अपनी पता नहीं है अभी फिलहाल, तो मैंने ऐसे एज्यूम करने को बोल दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस बता रही हूं आपको। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से चेंज हो रहा है ये बताइए, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से चेंज हो रहा है प्रपोज स्कीम में 262,500 माइनस 17,550 87,000 से मेरा कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हो रहा है। ऐसी मान लो थोड़ी देर के लिए कि फिक्स कॉस्ट 1000 है, अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगी टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैं ऐसी इसमें से 1000 माइनस कर दूं अगर तो ये 261500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 174500। इन दोनों का डिफरेंस तब भी 87,000 ही रहेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। 261,500 माइनस 174,500 87,000 ही जाएगा। कहने का मतलब है फिक्स कॉस्ट आपकी बदल नहीं रही, तो जितने से आपके कंट्रीब्यूशन में बदलाव आता है उतने से ही आपके मुनाफे में या इनकम में बदलाव आता है। अब आपको पेपर में ये वाला हिस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। चेंज आप आंसर में क्या लिखेंगे, if company reduces selling price its income will decrease by rupees 87,000। जितने से कंट्रीब्यूशन गिरेगा उतने से मुनाफा भी गिरेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं बदल रही आपकी सेलिंग प्राइस बदलने से। हेंस इट इज नॉट बेनिफिशियल टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस। और वैसे भी कॉमन सेंस, सेलिंग प्राइस भी कम कर रहे हो, वॉल्यूम भी कम बेच रहे हो तो और खर्चे वहीं के वहीं आपके, तो ऑब्वियसली मुनाफा तो घटेगा ही घटेगा। सो ये हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस आने वाला था। तो ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कारण आपको ये समझने की जरूरत थी इस पार्ट से कि जितना बदलाव कंट्रीब्यूशन में आता है उतना ही उछाल और गिरावट मुनाफे में आता है अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ना बदले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं। एक सेकंड में पहले ये वाला पेज लगा देती हूँ। ये थर्ड का आंसर था आपका, ये सेकंड का आंसर था। आप पहले सेकंड का आंसर कॉपी कर लीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो यू कैन रिमूव दिस। थोड़ा सा ना समझाते समझाते ना, जैसे हम बोर्ड पे समझाते थे तो इसमें हम लोग रब कर दिया करते थे, इसमें रब नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ, फिर इसके फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। जिन्होंने नहीं कॉपी किया वो स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं शीट चेंज कर रही हूँ। चलिए मैं शीट चेंज कर रही हूँ, स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए।
हाँ जी, फोर्थ पार्ट करते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल सा पार्ट, ठीक है, बच्चों वाला है। थोड़ा सा टारगेट कॉस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, इसलिए इसको टारगेट कॉस्टिंग के कंसेप्ट में डाला गया है, ठीक है, क्वेश्चन को। आइए करें शुरू। नहीं कॉपी किया हो तो बच्चे पॉज करके कॉपी कर लिया करो स्क्रीन को। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन का जल्दी से। इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105 नेक्स्ट ईयर। 105 पे आपको सेलिंग प्राइस लाना पड़ेगा अगले साल। आपका टारगेट सेलिंग प्राइस ये है अब अगले साल। इन ऑर्डर टू अचीव द सेल्स ऑफ 7500, अगर आपको 7500 यूनिट्स बेचने हैं अगले साल तो आपको 105 पे सेलिंग प्राइस लाना पड़ेगा, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। द कंपनी हैज ऑल्सो प्लान्स टू रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट टू 8,25,000। गुड, वेरी गुड। पहले इनकी इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी 9 लाख की, अब ये अगले साल अपनी इन्वेस्टमेंट कितने पे लाने की सोच रहे हैं? 8,25,000 पे। इफ अ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन, मतलब प्रॉफिट कितना कमाना है ये भी बता दिया, 20% ऑन ROI। देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस आपको बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, तो अब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो, इतनी जो बचेगा उतनी कॉस्ट में आपका माल बन जाना चाहिए, वो आपकी टारगेट कॉस्ट है। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर नेक्स्ट ईयर? सच अ बेबी क्वेश्चन, लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन। देखिए प्लीज, फोर्थ पार्ट, आपका टारगेट सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? टारगेट सेलिंग प्राइस इज योर नेक्स्ट ईयर का ₹105। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा वो भी लिख लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग टू बी 8,25,000। आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर आपको 20% कमाना है, जो आपका आ रहा है, अगर मैं कंप्यूट करूं यहाँ पे 8,25,000 पे 20%, या आपका 1,65,000 आपको कमाना है। ये कमाना है आपको, आपका जो प्रॉफिट पर यूनिट आएगा वो आएगा 1,65,000 आपको कमाना है 7,500 यूनिट्स को बेच के। तो एक यूनिट में आपको कितना कमाना है वो भी देख लीजिए, डिवाइडेड बाय 7,500 यूनिट्स, तो ये आपको 22 रुपए के आसपास आपको कमाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। मैंने कहीं कल मिस्टेक तो नहीं करी? एक सेकेंड। 8,25,000 इंटू 20%, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 7,500 यूनिट्स, ये 22 रुपए आ रहा है बच्चों। आंसर जब आप देखेंगे तो उसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। 8,25,000 इंटू 20%, ये आंसर है, डिवाइड बाय 7,500 यूनिट्स है, इनका 24 आ रहा है, हमारा ये 22 रुपए आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो इसे ठीक कर लीजिएगा, 105 माइनस 22, वैसे फाइनल आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आपकी टारगेट कॉस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ₹83 पर यूनिट, मतलब आपको अपनी प्रोडक्शन फुल कॉस्टिंग जो आपको करनी चाहिए वो 83 पर यूनिट पे कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये सही आ रहा है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, इसको 22 रुपए करना है आपको, ठीक है। चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। हाँ जी, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टारगेट कॉस्टिंग का अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्टी लेवल इसकी एवरेज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर ज्यादा आसान भी नहीं है, टारगेट कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC Enterprise has prepared a draft budget for the next year as follows। एक बजट तैयार किया है कि भाई अगले साल हम ये करेंगे। क्या क्या तैयार किया है? क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स, हमने 10,000 यूनिट्स को ध्यान में रख के ये तैयार किया है पूरा। सेल्स प्राइस हमारा 30 रुपीज रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपए, डायरेक्ट लेबर 6 रुपए और 6 रुपए है ये, ठीक है, रुपीज चल रहा है अभी। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 घंटे
वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर के होते हैं, उसमें 50 पैसा का वेरिएबल ओवरहेड लगता है। 2 घंटे में इसका मतलब 1 यूनिट बनता है हमारा, 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है, और उस 2 घंटे के दौरान बनाते वक्त के दौरान वेरिएबल इनडायरेक्ट खर्चे 50 पैसे के हिसाब से खर्च होते हैं, 1 रुपए का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें 15 बचती है। 30 में से ये तीनों खर्चे माइनस किए हमने, तीनों वेरिएबल खर्चे माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। बजटेड कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली 15 को हमने 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 लाख आ गया। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है अगले साल सेमेस्टर में होने वाली है 1,40,000, और हमने मुनाफा जो दिख रहा हमारे को वो 10,000 का दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट 10,000 का ही दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिससेटिस्फाइड विद दिस बजट and ask the working party, दोबारा बोलती हूँ, the board of director is dissatisfied with this budget and ask the working party to come up with alternate budget with a higher target profit figures. उनको ये प्रॉफिट कम लग रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्हें चाहिए एक नया बजट तैयार करो जिसमें मुनाफा इससे ज्यादा दिखे। The working party reports back with the following suggestion that will lead to budgeted profit of 25,000. अब नए बजट में ये आपका बजटेड प्रॉफिट है 25,000। द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजिंग। फिक्स कॉस्ट के अलावा 28,500 की और खर्चा करो एडवर्टाइजमेंट पे, एंड सेट द टारगेट सेल्स प्राइस टू 32 रुपए, और सेलिंग प्राइस हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस हमारा अब हो जाएगा 32 रुपीज। इट इज एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम विल ऑल्सो राइज इन स्पाइट द प्राइस राइज टू 12,000 यूनिट्स। कह रहा है क्योंकि हमने मार्केटिंग की है ना तो सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, वैसे तो सेल्स गिरनी चाहिए से, लेकिन कह रहा है क्योंकि हमने मार्केटिंग की है तो इवन तो हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ गया, हमारी सेल्स के यूनिट्स भी बढ़ेंगे, तो 10,000 की जगह अब हम 12,000 यूनिट्स बेचेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाउएवर द वर्कफोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस। ओके, अब थोड़ा कुछ बोलना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑब्वियसली 10,000 की जगह अब हम 12,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने के लिए हाउएवर द वर्कफोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, पहले हर एक यूनिट 2 घंटे में बनता था ना, अब कह रहा है कि ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं और वही रिसोर्सेस के साथ बनाने हैं, तो कह रहा है कि अब जल्दी जल्दी बनाओ, कम कम घंटों में ही यूनिट्स बनाओगे तब जाके 12,000 बनेंगे। वो ये कहना चाह रहा है, इंग्लिश को अगर हिंदी में हम कन्वर्ट करें, इट इज प्रपोज्ड टू ऑफर अ पे एंड प्रोडक्शन डील इन विच द वेज रेट पर आवर इज इंक्रीज टू ₹4, इंक्रीज्ड बाय ₹4 नहीं ₹2। कह रहा है जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए लेबर को लालच दिया जा रहा है, लेबर को ऑफर किया जा रहा है एक ऐसी तनख्वाह जो बढ़ा के दी जाएगी उनको 4 रुपए प्रति घंटा। पहले हमारी लेबर की रेट कम थी, कैसे पता मुझे लेबर का रेट कम था, यहां देख लीजिए, हमारा लेबर काम खत्म करता था 2 घंटे में, 2 घंटे का हम 6 रुपए दिया करते थे, तो अगर मैं 6 रुपए को डिवाइड करूं 2 घंटे से तो हम 3 रुपया पर घंटा रेट दिया करते थे, ठीक है ना। ये 2 घंटे में तो ये तो 50 पैसा वेरिएबल ओवरहेड्स है ना। आगे देखिए जरा, द आवरली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी अनअफेक्टेड। आवरली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी अनअफेक्टेड। आवरली रेट यही है ना 50 पैसे का रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का, ये अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब ये यही रहने वाला है, सिर्फ लेबर को जो तनख्वाह देंगे हम उसका रेट बदलेगा। मतलब यहां पे लेबर को जो हम रेट देंगे वो 4 रुपया पर घंटा देंगे अब हम आने वाले वक्त में, पहले 3 रुपए दे देते ना, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स खर्च होने का रेट वही रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉस्टिंग का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इंग्लिश को पहले आप हिंदी में सही तरीके से कन्वर्ट करें, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। असर्टेन, क्या ढूंढना है अब हमको, असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट।
पहले ये बताओ टारगेट प्रॉफिट हमारा है कितना? हमारा टारगेट प्रॉफिट है 25,000 रुपए का। इस 25,000 रुपए के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमने बहुत कुछ चेंजेस करे। हमने सेलिंग प्राइस 32 पे लिया है, हम यूनिट्स 12,000 बेचेंगे, हम एडवर्टाइजिंग का खर्चा करेंगे। ये सब करने के बाद बोल रहे हैं बताओ अगर 25,000 का मुनाफा कमाना है तो टारगेट लेबर टाइम क्या होना चाहिए चीजों को खत्म करने का, मतलब कितना लेबर आवर लगना चाहिए आवर, जिससे कि हमारा प्रॉफिट ये बचे। अब ये बताइए ये पूरे चार्ट में क्या क्या चीजें बदली हैं? 30 की जगह 32 रुपए का सेलिंग प्राइस, 10,000 की जगह 12,000 यूनिट्स बेचेंगे, डायरेक्ट लेबर वही रहेगी, डायरेक्ट लेबर भी बदल जाएगी, 4 रुपए पर घंटे का रेट है, कितने घंटे में काम खत्म होगा ये नहीं पता, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट भी यही रहेगा पर कितने घंटे में काम खत्म होगा ये नहीं पता। इसको मल्टीप्लाई करने, इसका मतलब ये हमें ये एक्स निकालना है, ये फिगर्स अननोन है, ये डायरेक्ट मटेरियल यही रहेगा, फिक्स खर्चे यही रहेंगे, प्रॉफिट बदल रहा है 25,000। तो मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ चीजें पता है, सिर्फ ये एक्स निकालना है कि कितने घंटे में टारगेट लेबर टाइम क्या होना चाहिए, कितनी जल्दी जल्दी काम खत्म करें कि हमारा ये सारा खर्चा वर्चा मिला के मुनाफा 25,000 का बचना चाहिए। तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं रिवर्स में चलने वाली हूं। यहां पे देखिए जरा, आंसर नंबर 8, हाँ जी देखिए जरा, आंसर नंबर 8। अब मैं क्या करने वाली हूं, मुझसे क्वेश्चन में ये तो समझ आ चुका है कि मुझे असर्टेन क्या करना है, ये मुझे समझ आ चुका है कि हमारा असर्टेन ये करना है कि लेबर टाइम क्या लगना चाहिए, टारगेट लेबर टाइम क्या लगना चाहिए। गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि लेबर रेट पर आवर क्या लेके चलना है हमारे को, ₹4। लेबर वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है पर आवर वो ₹50 ही रहेगा। टारगेट प्रॉफिट जो कमाना है वो ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, 25,000 रुपए। टारगेट वॉल्यूम जो बेचेंगे हम लोग 12,000 यूनिट्स, एंड टारगेट सेलिंग प्राइस जो हमारा रहेगा वो रहेगा 32 रुपए। इन सब और बाकी इंफॉर्मेशन वही रहने वाली है। और एडवर्टाइजिंग का खर्चा हमको करना होगा 28,500। ये सब मैंने आपके लिए लिखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं। आंसर यहां से शुरू होता, जितना हो सके आंसर टेबल पे बनाएंगे आप लोग। क्या क्या, रिवर्स में चलती हूं। पहले मैं अपना निकालने की कोशिश करती हूँ कि भैया मेरी कॉस्ट क्या रहेगी। ठीक है, मेरी कॉस्ट क्या रहेगी वो देखते हैं। टारगेट सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, टारगेट सेल्स रेवेन्यू क्या होगा वो देखिए जरा। टारगेट सेल्स रेवेन्यू रहेगा आपका 12,000 यूनिट्स आप बेचेंगे 32 रुपए के हिसाब से, तो आपको रेवेन्यू क्या मिलेगा, लेट अस सी। 32,000 में से इंटू 32, सॉरी ये करिए, तो ये आता है 384,000। इतना आपका रेवेन्यू होगा। इसमें से मैं टारगेट प्रॉफिट हटाना चाहती हूं। टारगेट प्रॉफिट है मेरा 25,000 रुपए का। अगर मैं इसे हटा दूं रेवेन्यू में से, अगर मैं टारगेट प्रॉफिट हटा दूंगी तो मेरे पास टारगेट फुल कॉस्ट आ जाएगी, जो कितनी आ रही है देखें जरा, ये आ रही है 3,59,000। अब ये फुल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। अगर मैं फुल कॉस्ट में, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दूं तो कौन सी कॉस्ट बचेगी, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से मैं सारी फिक्स कॉस्ट हटाती हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है बताइए क्वेश्चन के अंदर।
एक तो ये बजटेड फिक्स कॉस्ट, और ज्यादा सेल्स करने के लिए हमारे को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ा था 28,500, तो मैं दोनों फिक्स कॉस्ट हटा देती हूँ। बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो तो रहेगी। बजटेड फिक्स कॉस्ट आपकी 1,40,000, ये हटेगा एक तो। फिर मार्केटिंग का खर्चा जो है वो हटेगा। मार्केटिंग कॉस्ट इज 28,500, ये बेटा 140 था, 28,500 ये डिलीट होगा, डिलीट मतलब रिमूव होगा, लेस होगा। इसके बाद आपकी आ जाएगी टारगेट वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। भैया इतना वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए 12,000 यूनिट्स को बनाने में। देखें जरा, 3,59,000 माइनस 1,40,000 माइनस 28,500, तो ये आ रहा है 1,90,500। है ना। इसे हम डिवाइड कर दें अगर 12,000 यूनिट से, तो ये आपका आ रहा है, एक सेकेंड, यहां पे देखिए जरा, तो टारगेट वेरिएबल, मैंने इसे क्यों डिवाइड किया, मैं जल्दबाजी में चली गई। टारगेट वेरिएबल कॉस्ट ये होनी चाहिए 12,000 यूनिट्स को बनाने में। सो टारगेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होनी चाहिए, 1,90,500 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स। सो 15.875 रुपीज आपकी पर यूनिट टारगेट वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। कॉपी करने के लिए मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी शीट को। अभी आगे देखिए जरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कॉमन सेंस, आपका टारगेट क्या निकला है, टारगेट वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली है, 15.875। मैं इसे टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन क्यों मानती हूं, क्योंकि टारगेट रेवेन्यू दे रखा था, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा था। तो भैया आपकी जो टारगेट जो चीज बन जानी चाहिए वो इतने रुपए में बन जानी चाहिए। इसमें से फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है। इसका मतलब आपको किसी तरह से माल जो है वो 1,90,500 रुपीज में बना लेना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट जो है मतलब एक यूनिट 15 रुपए 87 पैसे में बन जाना चाहिए। नहीं बन पा रहा है तो ड्रॉप द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। अब हम रिवर्स में चलते हैं। आपका ये टारगेट वेरिएबल कॉस्ट है ना। अब ये वेरिएबल कॉस्ट जो यहां से मैं लाइन खींच देती हूं, आपका क्वेश्चन था क्या, वो नहीं भूलना चाहिए हमको। क्वेश्चन बोला था लेबर कितने समय में काम खत्म करे कि हमें टारगेट प्रॉफिट हो जाए। अब टारगेट प्रॉफिट तभी होगा जब टारगेट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, 15 रुपए, है ना। 15 रुपए वेरिएबल कॉस्ट तब रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में तीन चीजें थी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो वो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इक्वेशन यहां बनाऊं, टारगेट वेरिएबल कॉस्ट में एक मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, एक डायरेक्ट लेबर है और एक डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स है। टारगेट वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 15 रुपए 87 पैसा। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है कि एक यूनिट पे 8 रुपए का खर्चा होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर मुझे नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि 1 घंटे के 4 रुपए देने। कितने घंटे लगेंगे माल को बनाने में, यही तो निकालना है। तो x इंटू 4 रुपीज, 4x प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स 1 घंटे में यही खर्च होंगे और कितने घंटे में माल बनेगा ये हमको पता नहीं है। तो 0.50x ये इक्वेशन बन गई। इसमें से आप x को सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन इसमें से निकल के आ जाएगा। और जो निकल के हमारा आ रहा है, x निकल के आया है 1.75 आवर्स। नॉर्मल इक्वेशन है, वन वेरिएबल इक्वेशन। हेंस टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड per unit is 1.75 hours. Total labor time required for production of 12,000 units. 12,000 into 1.75 hour, which is coming out to be 21,000 घंटे में ये चीज बन जानी चाहिए। ये लाइन हटा दीजिएगा यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। समझ आई बात। ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि
सिंपल भाषा में बोले तो टारगेट सेलिंग प्राइस दे रखा था, टारगेट प्रॉफिट दे रखा था, तो उसमें से हटा के बैलेंस हमारा बचा कि भाई इतने में माल बन जाना चाहिए, उसमें से एक फिगर मिसिंग थी, वो निकाल ली हमने कि भाई इतने घंटे में अगर चीज को बना लेते हो, मतलब पहले 2-2 घंटे में माल बनता था ना, अब 1.75 आवर्स में बना लोगे अगर माल को, तो आपका मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, इसे कॉपी कर लीजिए। टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस ये सारे थे हमारे, कॉपी कीजिए इसको। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। अभी शीट को ऊपर करती हूं मैं, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए फटाफट। टारगेट कॉस्टिंग के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। मैं शीट चेंज कर रही हूं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए।